दोस्तों, आज मैं बात करूंगा होम बायर्स के बारे में, यानी घर खरीदने वालों के बारे में, उनके समस्याओं के बारे में, समाधान यदि है तो उसके बारे में। वैसे समस्याएं कहाँ नहीं है। हमारे देश में बिना समस्या के कुछ मिल जाए तो समझिए कि लॉटरी निकल गया। तो हम शुरुआत करते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट से, जिसके पास जब ये बहुत सारे केस गए तो उसने इसका समाधान के रूप में एक आदेश पारित किए। उसने एक समिति बनाई जिसका काम था कि इसका वह रिजोल्यूशन करे, और 205 समस्याओं के ऊपर जब चर्चाएं हुई, कुछ रास्ते निकाले गए, जैसे कि बिल्डर्स के ऊपर प्रेशर डालना, उनको एक समय देना बनाने के लिए, उनके ऊपर फाइन भी लगाना, जरूरत पड़ने पे उनको और लोन देना, या बायर्स अपने बचे हुए रकम उनको दें यदि बचा हुआ है तो। अधिकांश केसों में उन्होंने 80 से 85% पैसे जमा कर दिए। इसके बावजूद भी पिछले 5 वर्षों में केवल 8 समस्याओं का निदान हो पाया। कुछ आंकड़ों पे आते हैं। नोएडा में जेपी इंफ्राटेक का प्रोजेक्ट है जिसमें 20,000 से अधिक होम बायर्स फंसे हुए हैं, जो 2012 से ही चल रहा है। आज तक उनको नहीं मिला है पैसे। वो 90 से 95% तक दे चुके हैं। ऐसे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स भारत भर में बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से यह मेट्रोपॉलिटन सिटी या उसके इर्द गिर्द के इलाकों में है। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, 70 से 75% केस यहीं पे फंसे हुए हैं। और यह केसेस जिसमें से अधिकांशतः 2010-2012 से फंसे हुए हैं। आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं कि 2021 है, जब 2014-15 अधिक से अधिक 16 में ये सारे के सारे घर बायर्स को मिल जाने चाहिए थे, सब तामझाम के बाद, ताकि वो वहां रह सके। आज 5 से 6 वर्ष हो गया है और नामो निशान नहीं है। कई जगह खंडहर के रूप में है, आधे बने हुए। कई जगह तो भूमि पूजन के बाद से भूमि बचा हुआ है, वह गायब नहीं हुआ है। पिछले 10 वर्षों में पृथ्वी ने 10 बार परिक्रमा कर ली सूरज की, भूमि है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। बहुत सारे कानून भी बने हैं उसके बाद से। सरकार जगी, कोर्ट जगे कि भाई कुछ कानून बनाओ, इनकी मदद करो, बहुत बुरे हालत में, जिनमें फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट तो पहले ही सी है। इससे बायर्स को कैसे मदद मिलेगा? इसलिए कि उसमें बैंक भी शामिल है, बैंक ने लोन दे रखा है, और बैंक को चाहिए कि उनका मैक्सिमम लोन रिकवर हो सके। पूरा तो नहीं होगा, आपको पता है, थोड़ा सा रिकवर हो जाता है। हमारे जो भगोड़े हैं, इंग्लैंड में हो या लैटिन अमेरिका में, उसका कुछ हिस्सा मिल जाता है तो हमारी मीडिया यूं चिल्लाने लगती है जैसे कि पूरा चांद ही मिल गया। वैसे चांद पे मेरा कोई अधिकार नहीं है, ना आप ही का है, चाहे तो आप पूरी रख सकते हैं दोस्तों। और बैंक को मदद करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, और भी कई कानून हैं जो बने हैं। रेरा है, आप जरूर जानते होंगे। और भी कानून हैं जिनकी चर्चा मैं आने के साथ साथ करूंगा। लेकिन इतना इसके पहले बताऊं कि समय समय के हिसाब से बहुत सारे कानून बनते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन, जन लोकपाल बिल, कंज्यूमर्स कोर्ट, और काफी मीडिया में हर जगह होता है कि भाई इस देश का प्रजातंत्र महान ऐसे ऐसे कानून लाया है, और अब जो ग्राहक हैं, जो खरीदार हैं, वह अब नहीं झांसे में आएंगे। जागो ग्राहक जागो। हम जगते हैं और फिर कानून धाराशायी हो जाता है। क्या कंज्यूमर्स कोर्ट कहीं है? जन लोकपाल बिल है? आरटीआई में कौन से कैसे अधिकार मिलते हैं? चलिए,
तो साथियों, इस बीच में ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट के साथ समस्या नहीं आया। जैसे रियल एस्टेट के प्राइस धड़ाम से गिर गए। कहने के लिए वहां पे अब काले धन नहीं लगाए जा सकते, ऐसा नहीं है, लेकिन टाइम बीइंग के लिए मान लेते हैं कि घट गया। भ्रष्टाचार कम हो गया, भ्रष्टाचार का आधार बदल गया। ये जो नए कानून जितने आ रहे हैं, उसको लागू करवाने वाले जितने भी इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अब वो आपसे पैसे लेते हैं कि भाई आपको यदि रेरा ने यह दी है कि आपको 2 लाख का फाइन बिल्डर्स के ऊपर लगाने के बाद मिलेगा, तो उसमें कुछ तो हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। उनके भी बीवी हैं, बच्चे हैं। और कठिनाई है कि बहुत सारे यूनिट्स, घर, फ्लैट्स जो लाखों में, वो पूरा ही नहीं हुए। एक अनुमान के हिसाब से पिछले वर्ष तक 1132 प्रोजेक्ट नहीं तैयार हुए, और जिसमें टोटल फ्लैट्स 5 लाख से अधिक है, जिनका कीमत तकरीबन 4 से 4.5 लाख करोड़ है। तो साथियों, ये स्थिति है। और पूरे भारत में जहां होमलेसनेस बढ़ा है, लोग मजबूर हुए हैं, खासकर कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद, आर्थिक मंदी के बाद, लॉकडाउन के बाद, थोड़े मोड़े नहीं 30 से 40 करोड़ लोग जब बेरोजगार हुए हैं, बिना घर बार के लोगों की संख्या बेहद बढ़ी है। दूसरी तरफ खाली घरों की भी संख्या है, चाहे पूरी बनी हो चाहे आधी बनी हो, उसकी भी संख्याएं बढ़ी है। और इसमें जिन्होंने निवेश किया है, अपने रहने के लिए, आशाने के लिए पैसे लगाए, उनके ईएमआई भी कट रहे हैं कईयों के। गरीब थे तो और गरीब हो गए, धनी थे तो मध्यम वर्गीय स्थिति में आ गए। सबसे अधिक तमाचा जो पड़ा है मध्यम वर्गीय परिवारों के ऊपर पड़ा है, खासकर जो उच्चतम मध्यम वर्गीय के हैं, जिनकी आमदनी या जो 1.5-2 लाख से 5 लाख तक प्रति माह खर्च कर सकते थे, वह मध्यम वर्गीय परिवार में जा चुके हैं या उसके भी निचले स्थिति में जा चुके हैं। रियल एस्टेट के हालत होने का कारण आप समझ सकते हैं। इन कानूनों का ना होना, होने के बाद ना पालन होना, आदेश के बावजूद भी एक्सक्यूशन ना होना, पहले कोई स्क्रूटनी भी नहीं था। इन्होंने जमीन खरीद लिया, बिल्डर्स खरीद लेते हैं, जमीन खरीदने के बाद भी सो कॉल्ड प्री लॉन्च और होता है, और आप उसमें पैसे लगाते हैं, जमीन के बाद ये पैसे लगाते हैं, और जब पैसे मिल जाते हैं तो यहां से निकाल के दूसरी जगह लगा देते हैं, दूसरी जगह जमीन लगाते हैं। यानी इसका एक सीरीज चलता है जिसमें अरबों खरबों रुपए इनके बैंक में जाते हैं, यहां से विदेशों तक में जाते हैं, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, खुद बीवियां यह एक आलीशान बंगला और वैसी स्थिति में रहते हैं, 7 स्टार फैसिलिटीज में रहते हैं, जिसकी हम कल्पना नहीं कर पाते हैं। सारे हमारे ही पैसे। वैसे यहां का पूंजीपति वर्ग भी हमारे ही पैसे के आधार पर, सरकार भी हमारे ही पैसे के आधार पर हम पर शासन करती है और हमारा और अधिक शोषण करती है। और भी कानून जिनकी मैं बातें कर रहा था दोस्तों, रियल एस्टेट एक्ट यानी रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट पे, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, एनबीएफसी के बहुत सारे कानून और इन्वॉल्वमेंट हैं, स्टेट के वेरियस एजेंसीज हैं, और वैसे भी हैं जिनका डायरेक्ट इसमें रोल नहीं है लेकिन इसमें उंगल करते हैं। कोई प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, जब बनने के करीब आया तो बर्ड सेंचुरी वाले पहुंच गए कि भाई आप इसके बगल में नहीं बनाते हैं, यह कानून है, कर लो बात, काम रुक गया। हाई पोल्यूशन टाइम आ गया, आप काम बंद कीजिए। कोरोना वायरस में तो काम ऐसे भी बंद था, मजदूरों के कमी से और सरकार के नियम से भी। रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की मैं बात कर चुका हूं, जिन्होंने एस्क्रू अकाउंट बनवाए, पेनाल्टीज दिए, एनसीडीआरसी कानून आए, बहुत सारे बने। इसमें कानून में कमी नहीं है। भारत संविधान दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से एक है, लेकिन पालन
अच्छी बातें तो आज की भी सरकार कर रही है। क्या अच्छी बातें हिटलर नहीं करता था? अच्छी बातें फासिस्ट सरकार जो इटली में थी वह भी करते थे। नेतन्याहू भी अच्छी बातें करता है। जब ईरान में आंदोलन खड़ा हुआ औरतों का कि हम पर जुल्म किया जा रहा है, तो नेतन्याहू ने कहा कि हम आपके साथ हैं। आपकी जो मर्जी सोचे इस पे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट या हर जगह से आता है कि आप हाइब्रिड मॉडल है, यानी दोनों की भागीदारी हो, बिल्डर की भी और बायर्स की भी। तो है ये दोस्तों, इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता है। चलते चलते एक दो खबर मैं आपको बता दूं। यूपी रेरा ने वहां के करीब 11 बिल्डर्स को 2.5 करोड़ का एक्स्ट्रा फाइन लगाया। देखते हैं कब तक रिकवर होता है। हो भी जाए तो बायर्स को क्या मिलेगा, देखते हैं। उसका हिस्सा मिल सकता है। 1 वर्ष पहले गुड़गांव में एमएलए साहब ने काफी प्रचार प्रसार के बाद कहा था कि जो इस तरह से लोग फंसे उनको हम घर दिलाएंगे। 2 या 3 दिन तक रैली टाइप हुई। हम लोग भी गए, हमसे पूछा गया, हमने रिटर्न भी लिखी। उन्होंने आगे क्या किया पता नहीं। अब उनको फ़ोन करते तो फ़ोन नहीं उठाते। उनका जो था काम प्रचार का, मीडिया, सोशल मीडिया माने का, एमएलए साहब ने कमाल कर दिया। कमाल ही तो है, प्रोपोगंडा ही तो है। जितनी प्रोपोगंडा आपकी पार्टी कर सकती है वो कर रहे हैं, हम उसमें फंसते हैं। साथियों, सोचिए जरूर। नए घर में यदि निवेश करना है तो तभी कीजिए जबकि वो घर तैयार हो चुका हो। बड़े कंपनी होने से कोई नहीं। बड़े बड़े कंपनियां खत्म हो रही हैं। 2007-8 का जो आर्थिक मंदी शुरू हुआ था अमेरिका में, पूरे विश्व में फैला था, लेहमैन बैंक से हुआ था। वह भी रियल एस्टेट के बुढ़ने से ही हुआ था। गोल्ड प्राइसेस ही बुढ़ते हैं, ऑयल प्राइसेस ही बुढ़ते हैं। यह पूंजीवाद है। हमने सीख लिया, हमारे यहाँ नहीं होगा ये दोबारा चीज़। ऐसा नहीं होता है। और लड़ना है तो अकेले अकेले मत लड़िएगा, मिल के लड़िएगा साथियों। धन्यवाद।